हेलो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पे चैप्टर फर्स्ट का रिवाइज्ड, ठीक है, जिसका टेस्ट इन्हीं दिनों में जो है हम लॉन्च करेंगे कि किस टाइप से इसका जो है आपने इस चैप्टर को तैयार किया। स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट के अंदर लगभग आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हुए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर एक बार इस चैप्टर को वापस बताया जाए। स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, क्या नाम था? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर आपने सबसे पहले तो क्या पढ़ा? देखिए स्टूडेंट, एक बार फास्टली रिवीजन के अंदर चलते हैं इस चैप्टर के कि देखो अपने पास सॉलिड स्टेट के बारे में क्या है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। सॉलिड जो है इसका वॉल्यूम और शेप एंड साइज क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि कुछ चीजें सॉलिड तो होती है लेकिन उनका शेप एंड साइज क्या होता है? फिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें रबर और एक बात करें ग्लास, मिरर, ठीक है, उनका कोई शेप फिक्स नहीं होता, फिर भी ये सॉलिड होती है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सॉलिड स्टेट को शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? क्रिस्टल सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टल सॉलिड, जिससे आपने एमॉर्फस सॉलिड भी कहा, ठीक है। इस सॉलिड के अंदर इस सॉलिड का जो शेप था वो क्या था? फिक्स था, और इसका कोई शेप फिक्स नहीं था, ठीक है। मेरा मतलब कुछ सॉलिड ऐसे, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका शेप फिक्स होता है और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता। नॉन क्रिस्टल एमॉर्फस के अंदर आपको बताया गया है, यहां पर ध्यान दीजिए, नॉन क्रिस्टल और क्रिस्टल के अंदर जिसका शेप फिक्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? फिक्स होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बात आती है, ध्यान दीजिए, इनको आपने रियल सॉलिड बोला था। क्या बोला था? रियल सॉलिड। और ये सॉलिड रियल नहीं है, ये सॉलिड रियल नहीं है, ये एक अपनी थिंकिंग, मेरा मतलब इनका न तो शेप फिक्स है और न मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, तो ये जो है एमॉर्फस सॉलिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एमॉर्फस। इनको तो रियल सॉलिड बोला है और इनको कौन से सॉलिड बोला है? एमॉर्फस सॉलिड बोला है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था कि जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं वो होते हैं एनाइसोट्रोपिक नेचर के, और ये जो होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक नेचर के। स्टूडेंट, एनाइसोट्रोपिक नेचर मतलब जब कोई चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहो, जब कोई ठोस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग वैल्यू मिलती है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो अगर आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू मिल रही है तो वो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? एनाइसोट्रोपिक। और अलग अलग डायरेक्शन में सेम सिचुएशन या जो है अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग नेचर मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है तो एनाइसोट्रोपिक, और सेम वैल्यू मिल रही है तो आइसोट्रोपिक। ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की यहां पर इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी, फिर आपने बात की क्रिस्टल लैटिस के बारे में। किसके बारे में? क्रिस्टल लैटिस के बारे में। क्रिस्टल लैटिस क्या था? मैंने आपको बताया था कि सेम स्ट्रक्चर जो हैं एक दूसरे से 3D स्ट्रक्चर के अंदर रेगुलर शेप में होते हैं। आपने प्ले क्यूब देखा है, प्ले क्यूब जैसा दिखता है, उसके अंदर पार्टिकल भी उसी स्ट्रक्चर के होते हैं। प्ले क्यूब है वो एक क्यूब टाइप स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल लगे हैं वो भी सारे क्यूब होंगे, यानी सेम स्ट्रक्चर आपस में 3D डायरेक्शन में जुड़कर रेगुलर शेप में जुड़कर एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं।
जो सेम स्ट्रक्चर, सेम 3D स्ट्रक्चर रेगुलर शेप में जुड़कर एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। एक पार्ट, क्रिस्टल लेटिस का एक पार्ट अगर वहां से एलिमिनेट कर दिया जाए, प्ले क्यूब से मैं एक पार्टिकल को निकाल दूं, तो वो प्ले क्यूब नहीं रहेगा। यानी क्रिस्टल लेटिस का वह पार्ट जिसके न होने से क्रिस्टल लेटिस जो है वो क्रिस्टल लेटिस नहीं रहता, और उसको वापस रीअरेंज करने पर वापस क्रिस्टल लेटिस बन जाता है। वो एक पार्टिकल क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। डियर स्टूडेंट, यूनिट सेल की लैंग्वेज ये रही। यूनिट सेल आपके सिलेबस के अंदर कितने टाइप की है? पहली तो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, उसके बाद है फेस सेंट्रल क्यूबिक, उसके बाद है फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये 3 टाइप की यूनिट सेल होती है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आगे सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंट्रल क्यूबिक और फेस सेंट्रल क्यूबिक दिखने में कैसी होती है, इस चीज का ध्यान दीजिए। स्टूडेंट यूनिट सेल के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। मैंने 3 टाइप बताए हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, एंड तीसरा है फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो केवल कॉर्नर पर होते हैं, इसलिए इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक में कॉर्नर है, वो जो पार्टिकल हैं वो कॉर्नर पर तो होते ही हैं, लेकिन एक फेस के एक बॉडी सेंटर यानी पूरी स्ट्रक्चर के सेंटर में और होता है। तो ये हो गया आपका BCC, ये हो गया SC सिंपल क्यूबिक। फेस सेंट्रल क्यूबिक में कॉर्नर पर तो होते ही हैं, यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल कॉर्नर पर तो होते ही हैं, लेकिन कॉर्नर के साथ क्या होते हैं, वो जितने भी फेस हैं उनके सेंटर में और होते हैं। एवरी फेस सेंटर, जितने भी फेस हैं उनके सेंटर में और होते हैं, इसी कारण इसे फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहा जाता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट अपने तीनों यूनिट सेल के प्रकार हैं वो कंप्लीट हुए। अब इनकी पैकिंग एफिशिएंसी लगभग, मैंने इस चीज को पूछा भी था, तो पैकिंग एफिशिएंसी लगभग बच्चों की कंप्लीट है और ठीक भी है। मैं आपको एक बार डायरेक्टली बताना चाहूंगा कि सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी थी, ठीक है, वो थी 52.4, ठीक है। उसके बाद बॉडी सेंट्रल क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो कितनी थी, 68%, और FCC की जो, मेरा मतलब FCC की जो थी वो थी आपकी 74%। इनके अगर अंदर कोई भी दिक्कत रहती है आपको,
इनके अंदर कोई भी दिक्कत रहती है तो आप मेरे को जैसे वीडियो अपलोड होए तो उसी टाइम मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि क्रैकिंग एफिशिएंसी आपको बतानी है एक बार, फिर तो मैं आपको वापस जो है एक बार बता सकता हूँ इस चीज़ को। ये जैसे ही अपलोड हो तो उस बारे में आपको मेरे को बताना है कि इन चीज़ों में किसी को डाउट, क्योंकि मैंने जब पूछा था तो बच्चों को कोई डाउट नहीं था। ठीक है, मेरे पास जो टॉपिक है मैं केवल उन पे जो है एज रिवाइज बता रहा हूँ कि एक बार सारे टॉपिक करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आगे उसके बाद आपने स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो सॉलिड थे या स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो था शॉर्टकी, ठीक है, और एक था आपके फ्रेंकल। एक तो था शॉर्टकी और एक था फ्रेंकल। शॉर्टकी के अंदर आपने क्या किया, शॉर्टकी के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर के अंदर जो है क्रिस्टल छोड़कर बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ क्रिस्टल हो जाते हैं। जहां से उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है वहां पर जो जगह रही है उस स्पेस को हम कहेंगे वैकेंसी। इसी कारण शॉर्टकी डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो बिकॉज प्लस और माइनस जो है वो क्रिस्टल से बाहर चले गए, यानी उसके मास के अंदर क्या आई, मास जो है वो कम हो गया। मास कम हो गया तो डेंसिटी भी उसकी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है मास के, तो मास भी कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हो गई। तो शॉर्टकी डोज के अंदर डेंसिटी क्या होती है, इफेक्टिव होती है। फ्रेंकल के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल पार्ट में इंटर हो जाता है, अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है, अंतराकाश में विस्थापित हो जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इंटरस्टिशियल पार्ट में। इंटरस्टिशियल पार्ट में गया है इसलिए उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी अंतराकाश दोष कहते हैं, और अंतराकाश में विस्थापित हुआ है यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिस कारण उसको डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट यानी विस्थापन दोष भी कहा जाता है। फ्रेंकल में पॉजिटिव ने अपनी जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि फ्रेंकल में पॉजिटिव का जो शेप है वो नेगेटिव की कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ शॉर्टकी और फ्रेंकल के अंदर आपने ये पढ़ा। बात ये है कि ये अपने वीडियो के अंदर जो है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर इनके अंदर जो रेशियो है प्लस और माइनस का जो रेशियो है वो सेम नहीं होगा। प्लस और माइनस का रेशियो है वो क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, रीजन क्या है देखो एक बार, इसका मैं एक टॉपिक करवा देता हूं आपको, स्टाइक्योमेट्रिक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का। ये टॉपिक शायद वीडियो में आपने नहीं देखा हो, ठीक है, शायद वीडियो में अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि उस नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट वाले पार्ट के अंदर शायद वो पार्ट नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का जो एग्जाम्पल है वो शायद मैंने नहीं करवाया था उस वीडियो के अंदर। आज इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट यानी प्लस और माइनस का रेशियो है वो सेम नहीं होगा। स्टूडेंट एक काम करते हैं, क्रिस्टल से एक बार तो प्लस को बाहर कर देते हैं तो माइनस का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, प्लस का कम हो जाएगा, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक ही हो गया वो भी। और एक बार माइनस को उठा लेते हैं। अगर क्रिस्टल में माइनस ज़्यादा है, अगर क्रिस्टल में माइनस के कारण, माइनस के जगह छोड़ने के कारण अगर कोई स्पेस हुआ है, माइनस के कारण अगर जगह छोड़ने के कारण अगर स्पेस हुआ है तो बेटा उसको हम कहेंगे, अगर माइनस अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया, माइनस अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया, यानी माइनस की जगह जो स्पेस हुआ है, माइनस की जगह जो स्पेस हुआ है उसे हम कहेंगे एनायनिक वैकेंसी। और प्लस के छोड़ जाने के कारण, क्रिस्टल में अगर प्लस चला गया और प्लस की जगह जो स्पेस हुआ है उसको हम कहेंगे कैटायनिक वैकेंसी।
स्टूडेंट ध्यान दीजिए, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक तो एनायनिक वैकेंसी के कारण नॉन स्टाइक्योमेट्रिक और एक कैटायनिक वैकेंसी के कारण। देखिए एक बार कैटायनिक वैकेंसी की बात करते हैं। ठीक है, ये जो क्रिस्टल है वो FeS का है, जिसका नाम है FeS का नाम है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड FeS का अगर ये क्रिस्टल है तो जो प्लस वाले दिख रहे हैं वो तो है Fe+2, जो प्लस वाले दिख रहे हैं वो तो है Fe+2, ठीक है, और जो माइनस वाले दिख रहे हैं वो क्या है S-2 माइनस। हमें पॉजिटिव की अपनी जगह से निकालना, ये पॉजिटिव अपनी जगह छोड़ के चला गया, ये पहले Fe+2 था तो पॉजिटिव जैसे ही जगह छोड़ करके गया तो ये Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया Fe+3 में, क्योंकि डोनेट करने से प्लस का चार्ज आता है, तो एक डोनेट और कर दिया तो +2 का +3 हुआ या नहीं हुआ। इस +2 और Fe+3 के बीच, इन सारे Fe+2 और Fe+3 के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेशन होगा यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, जिसके कारण इसकी जो चमक है वो बढ़ जाएगी। ये एक क्रिस्टल जो है वो क्या हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, यानी इस क्रिस्टल की चमक बढ़ जाएगी, जिस कारण ये क्रिस्टल कैसा दिखने लगेगा, चमकीला, लाइक ए गोल्ड। ये जो क्रिस्टल है वो किसकी तरह दिखने लगेगा, सोने की तरह दिखने लगेगा। इस कारण, यही कारण है कि ये रीजन है कि FeS को यहाँ पर क्या कहा जाता है, फॉलिश गोल्ड कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है, क्योंकि Fe+2 जैसे Fe+ अपनी जगह छोड़ एक प्लस बाहर निकला तो उस Fe+2 की जगह Fe+3 हो गया। अब इस Fe+3 और बाकी Fe+2 के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेशन होने से ये पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, किसके जैसा, गोल्ड के टाइप। और इसी कारण इसे FeS को क्या कहा जाता है, फॉलिश गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉलिश गोल्ड कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, Fe को कहा जाता है, आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड को कहा जाता है। उसके बाद करते हैं, यहां पर जो पॉजिटिव की जगह छोड़ने पर जो स्पेस बना है, पॉजिटिव के स्पेस छोड़ने पर, पॉजिटिव की जगह छोड़ने पर जो स्पेस बना है उसको हम क्या कहेंगे, कैटायनिक वैकेंसी कहेंगे। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, ये एक क्रिस्टल है जिसके अंदर हम नेगेटिव को निकालेंगे। नेगेटिव को निकाल दिया तो यहाँ पर बनने वाली वैकेंसी क्या कहलाएगी, एनायनिक वैकेंसी। स्टूडेंट यहाँ पर केवल इतनी बात का ध्यान देना, जहाँ से ऋणायन ने, जहाँ से नेगेटिव ने अपनी जगह छोड़ी है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का छोटा सा अंश रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक छोटा सा पार्टिकल रह जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर न्यूट्रलिटी को बनाए रखेगा, उदासीनता को बनाए रखेगा। नेगेटिव पार्ट, जो इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव अपनी जगह छोड़कर गया है, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन का कुछ अंश यहाँ पर छोड़ जाता है। इस छोटे पार्ट को हम कहेंगे एफ सेंटर। क्या कहेंगे, एफ सेंटर, एफ केंद्र। आपको पूछे एफ केंद्र किसे कहा जाता है, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में जब नेगेटिव अपनी जगह छोड़कर जाता है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्टिकल वहां पर छोड़ करके जाता है। वो तो बाहर चला गया लेकिन उसका कुछ छोटा सा पार्टिकल यहाँ रह जाता है। उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, एफ सेंटर या एफ केंद्र। यहाँ पर एफ जो है वो फोर्बन जेनर,
फोर्बेनजेनर, फोर्बेनजेनर को, फोर्बेनजेनर एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है, एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब है रंग कन्वर्ट, यानी कलर कन्वर्ट करने से। जब कोई एनाइनिक, जब कोई माइनस अपनी जगह छोड़ के जाएगा तो क्रिस्टल अपना कलर चेंज करेगा। क्वेश्चन बन जाता है कि जो KCl है, ठीक है, उसका रंग बैंगनी यानी वायलेट क्यों होता है, उसका जो कलर है वो वायलेट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव है वो अपनी जगह छोड़ के चला गया। नेगेटिव छोड़ के जाने से क्रिस्टल का केवल कलर चेंज होगा। जब नेगेटिव अपनी जगह छोड़ के जाता है तो क्रिस्टल का केवल कलर चेंज होगा, ठीक है। तो कलर चेंज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो ये सोच लेना कि क्रिस्टल में नेगेटिव ने अपनी जगह छोड़ी, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद एक टॉपिक जो अपना पायरो इलेक्ट्रिसिटी, एक छोटा सा टॉपिक है जो आप में से किसी ने पूछा है बुक के अंदर से। पायरो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है पैरावैद्युतता। पायरो इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पायरो और एक इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पायरो का मतलब होता है फायर, गर्म करने से, कोई भी चीज को हीट देने से। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन से या अनस्टेबल वोल्टेज, अनस्टेबल वोल्टेज। यानी जब कोई पदार्थ को, जब कोई मैटर को आप गर्म करते हो तो उसमें अट्रैक्शन का जो है वो अट्रैक्शन की क्वालिटी है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आने लगती है। यानी जब कोई मैटर को गर्म करते हैं तो उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आने लगती है। उस गुण को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस क्वालिटी को, उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक गर्म स्टोन है, एक गर्म, एक हीट दिया हुआ, फुल स्टोव, हीट दिया हुआ गर्म एक स्टोन है, उसको आप कोई मेटर के पास ले जाओ, कोई भी जैसे राख वगैरह के पास लेके जाओ, ठीक है, तो वो राख जो होगी उस पत्थर की तरफ है ना क्या होगी, अट्रैक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। जब भी कोई चीज़ को गर्म करोगे, गर्म चाकू कर लो, ठीक है, उसके बाद फ्लोर के पास, आटे के पास इसको ले जाओ, आटे के कण उसके चिपकने लगेंगे, ठीक है। यानी कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें अट्रैक्शन आने लगता है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स आने लगता है, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाती है, ये स्थिति, ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये गुण क्या कहलाता है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी या पैरावैद्युतता। अपने केमिस्ट्री के अंदर ये कंपाउंड गैलियम नाइट्राइट, गैलियम नाइट्राइट जो है वो पायरो इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रॉपर्टी शो करता है। सेमीकंडक्टर और वो जो हैं वो आप अच्छे तरीके से, और हाँ इस चैप्टर के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ध्यान दें। मैंने आपको 8th और 9th चैप्टर के अंदर बताई थी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बताई थी ना, वो सेम है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, पैरामैग्नेटिक होता है, उसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, डाईमैग्नेटिक, तो वही है, उसके अंदर वही लैंग्वेज है जो मैंने बताई थी, वही लैंग्वेज है ना। तो उसके अंदर एक जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि ये डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर एक मैग्नेट पड़ी है, यहां पर कुछ पार्टिकल पड़े हैं, वो पार्टिकल ग्रुप बनाकर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जो पार्टिकल द्वारा ग्रुप बनाया गया है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो पार्टिकल का जो ग्रुप, पार्टिकल का वो ग्रुप है ना, पार्टिकल का ग्रुप मैग्नेट की तरफ, है ना, जैसे ये है,
ये मार्कर्स हैं, ठीक है, ये मार्कर है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो पहले खुद ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद मैग्नेट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इनके द्वारा बनाया गया जो ग्रुप है वो क्या होगा, डोमेन होगा। लेकिन आपको 3 प्रॉपर्टीज तैयार करनी है, एक तो है पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, जो मेरी 8th चैप्टर में आपको बताई हुई, इसलिए मैंने वो टॉपिक जो है नहीं करवाया यहाँ पर। सेमीकंडक्टर आपको बता दिया था, सेमीकंडक्टर के अंदर बैंड थ्योरी है, उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर में n प्रकार का सेमीकंडक्टर और p प्रकार के सेमीकंडक्टर किस टाइप से बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ोगे, और सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने क्या क्या बताया था वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, बढ़िया तरीके से आपको इन फोकस आपको पढ़नी है। फ्रेंकल, शॉर्टकी, एफईएस, कलर चेंज जो है एनाइनिक बोला था आपने, जिसे एनाइनिक वैकेंसी, ठीक है। और एक बात और, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के अंदर एक बताया था, मॉलिक्यूल सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिनके अंदर पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल सॉलिड, आयन होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटल होते हैं, मेटेलिक सॉलिड, और नॉन मेटल होते हैं, नेटवर्क सॉलिड। स्टूडेंट, नेटवर्क सॉलिड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सॉलिड एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से इतनी दूरी पे जुड़ा होता है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से दूरी से, डिस्टेंस से जुड़ा होता है। इनके बीच डिस्टेंस होने के बाद भी जो है इलेक्ट्रॉन जो है इनकी प्रॉपर्टी है उनका ट्रांसफरेशन होता रहता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, नेटवर्क सॉलिड। जैसे कि हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। मेटेलिक सॉलिड, जितने भी मेटल होते हैं पार्टिकल के रूप में, अगर सॉलिड में पार्टिकल के रूप में मेटल हैं तो इसको बोलेंगे मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि मेटल है, सॉलिड है, मेटल, ठीक है। और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी कंडक्टिविटी भी हाई होती है, ये कंडक्टर होते हैं। ऑल मेटल आ जाएंगे, सभी मेटल हैं वो मेटेलिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड, जिनके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल के रूप में आयन होते हैं, ठीक है। आयनिक में जैसे कि, और इनकी ये खास बात है कि ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो क्या है, नॉन कंडक्टर, और जैसे इनको पानी के अंदर यानी लिक्विड स्टेट में लाया जाए, ठीक है, तो ये कंडक्टर हो जाते हैं, जैसे कि NaCl। मॉलिक्यूल को 3 टाइप में डिवाइड किया था, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल सॉलिड, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक टाइप का वांडरवाल बॉन्ड होता है, जिनके कारण इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन अगर किसी से भी अटैच होके सॉलिड बना रहा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल सॉलिड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो बन गया मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन वहां प्रेजेंट है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल सॉलिड। तो ये सॉलिड का क्लासिफिकेशन था, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का एज ए टाइप रिवीजन जो है वो अभी हमने किया। पैकिंग एफिशिएंसी और क्लोज पैकिंग के 2 टॉपिक मैंने आप पर छोड़े हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो वीडियो अपलोड होते ही आप मेरे को जानकारी दें, तो उन टॉपिकों भी कोई मैं आराम से करवा दूंगा। और अदर जो टॉप चैप्टर था वो हमने रिवाइज कर लिया। एनी अदर प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट व्हाट्सअप, ठीक है, यूट्यूब, कमेंट बॉक्स, कुछ भी कहीं पर भी करोगे हमें सूचना मिलेगी और उसको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।